हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांगसंग ऑक्शन से निकलने के बाद सीधा भागते हुए कैरी कॉलेज के गेट पे आ जाता है और मेई गोंजी से मिलता है। फिर ये गोल्डन वैली में आ जाता है। यहाँ पे स्पिरिट और गोल्डन ट्री को एक साथ में फ्यूज करता है और इससे लाइफ एनर्जी भी यहाँ पे काफी इंक्रीज कर जाता है। अब आगे इधर तांगसंग अभी भी गोल्डन वैली में ही है और ये स्पिरिट के फ्यूजन को देख रहा है और ये फ्यूजन भी काफी अच्छे से चल रहा है। अगर ये हो जाता है फिर यहाँ पे एक गार्डियन भी मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा भी होगा इस जगह के लिए। तांगसंग थोड़ा रुक कर इसके फ्यूजन को देखता है और फील करता है कि इसका फ्यूजन हो चुका है और ये डीप स्लीप में जा चुका है। आने वाले समय में यहाँ पे लाइफ एनर्जी भी पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। गोल्डन वैली थोड़ा डिफरेंट है। रिचन एम्पायर में काफी गोल्डन ट्री है मगर यहाँ पे गोल्डन वैली ये डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन लगा हुआ है। तो फिर और तांगसंग इसके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। तांगसंग अब फॉक्स गर्ल के पास में आ जाता है और इनसे इनके कल्टीवेशन के बारे में पूछता है। इस पे ये कहती है इनका कल्टीवेशन सही चल रहा है, जबकि इनके पास ज्यादा ब्लड लाइन का कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर इनका ग्रोथ भी ज्यादा हो नहीं सकता है। होंगी कहती है जबकि लास्ट टाइम गोल्डन ट्री इवॉल्व हो गया है तो फिर यहाँ पे एनर्जी भी पहले से काफी इंक्रीज कर चुका है। इस कारण से हमारा कल्टीवेशन भी ऐसा लगता है कि रीस्टार्ट हो चुका है। तांगसंग इनसे इनका पर्पल डीमन आई और गोस्टली मूवमेंट के कल्टीवेशन के बारे में पूछता है। इस पे ये कहती है इन दोनों का कल्टीवेशन भी काफी अच्छा चल रहा है। तांगसंग इन्हें कहता है तुम सबका पावर अकेले ज्यादा नहीं है, मगर एक टीम में तुमसे अगर फाइट करती हो तो फिर एक काफी पावरफुल टीम भी बन सकती हो। मैं तुम्हें बाद में कुछ टीम कॉम्बैट एबिलिटी भी सिखा दूंगा। इसमें ये सभी सर हिलाती है। तांगसंग अब फॉक्स रैलिक को निकालता है जो कि ये ऑक्शन से लेकर आया भी है। इसके निकालते ही इसमें से काफी ऑरा भी निकलता है जो कि ये फॉक्स गर्ल भी फील कर पाती है। टोटल 3 फॉक्स रैलिक है और ये नीडल के शेप में है। ये डिफरेंट साइज में और वॉल्यूम में है। इनके ऑरा से होंगी और दूसरे गर्ल ये काफी हॉट फील करती है और इनका बॉडी भी पहले से काफी हैवी होने लगता है, जैसे कि ज्यादा ही प्रेशर इन पे पड़ रहा हो। होंगी ये तांगसंग के पास में बैठी होती है। तांगसंग इसे अपने माइंड को शांत करने को कहता है और इसका इंडेक्स फिंगर होंगी के फॉरहेड पे होता है और ये इसे फोकस करने को कहता है। तांगसंग इस रैलिक के पावर को फील करता है और ये होंगी की बॉडी में इसका ब्लड बॉइल होता हुआ भी फील करता है। इसका ब्लड भी प्यूरिफाई हो रहा है। फॉक्स रैलिक को तभी यूज किया जा सकता है जब ब्रेक थ्रू कल्टीवेशन से ना हो पा रहा हो। तो ये फॉक्स गर्ल ह्यूमंस है, ये एक फॉक्स डीमन नहीं है। इनके बॉडी में ब्लड कंसंट्रेशन भी फॉक्स क्लाइन से काफी कम है। फॉक्स रैलिक काफी स्ट्रॉन्ग काफी पावरफुल ट्रेजर है इनके लिए। हालांकि यहाँ पर लाइफ एनर्जी भी काफी अच्छा है, इस कारण से इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये फॉक्स रैलिक फॉक्स क्लाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, लेकिन जबकि वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे फिर वो इसे सेल कर दिया ऑक्शन में और ये तांगसंग के पास में आ गया। इसे यूज करने का टाइम पे काफी सारे डिफरेंट रिसोर्सेज भी चाहिए होता है और इसमें काफी ज्यादा पैसा भी लगने वाला है, लेकिन तांगसंग पैसों को स्पेंड करने के लिए पहले से ही रेडी है। जितना ज्यादा कल्टीवेशन लेवल होता है उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज भी लगता है। रैलिक को यूज करने का टाइम पे रेड फॉक्स क्लैन ये पहले काफी अच्छा हुआ करते थे और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन इनके रेस में मेंबर काफी ज्यादा थे और कोई भी स्ट्रिक्ट रूल ना होने के कारण से ये अपने फॉक्स रैलिक का कंटिन्यू यूज किया करते थे और इस कारण से काफी रिसोर्सेज के लिए पैसे स्पेंड करने लगे, जिसके कारण से इनका क्लैन का हालत भी अब काफी खराब हो चुका है और ये अब काफी बैड सिचुएशन में भी आ गए हैं। रेड फॉक्स ने सोचा था कि जब ये फॉक्स रैलिक को सेल करेंगे तो फिर फॉक्स क्लैन के दूसरे ट्राइब भी इसे खरीदने वाले हैं, जबकि इसका मिस्ट्री दूसरे समझ नहीं सकते हैं। तो फिर मगर जैसा वो सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं और ये फॉक्स रैलिक तांगसंग के पास में आ गया। उस टाइम पे ये फॉक्स क्लैन बिडर के साथ में बात भी करना चाहते थे, मगर तांगसंग वहाँ पे जल्दी से निकल गया था। इधर होंगी कहती है मास्टर मुझे काफी प्यास लग रहा है। इस पर तांगसंग से कहता है ठीक है जाओ और जाकर वाटर को ड्रिंक करो, मैं तुम्हारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा हूँ। इस कारण से भी तुम्हें काफी ज्यादा हीट को फील भी कर पा रही हो। जब ये वापस आती है फिर तांगसंग इसे लेकर गोल्डन ट्री के पास में आ जाता है और इसके बैग पे अपने हाथों को रखकर इसके ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। यहाँ पे लाइफ एनर्जी को भी ये एब्जॉर्ब कर रही है और साथ ही इसका प्यूरिफिकेशन भी काफी स्मूथली चल रहा है। इस प्रोसेस को करने के बाद इसे छोड़कर तांगसंग दूसरे गर्ल को यहाँ पे कॉल करता है और अब इसके साथ भी सेम प्रोसेस को करता है और अपने दूसरे रैलिक को भी निकालता है। इस तरह से तांगसंग इन टोटल 18 लड़कियों का ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है 1 by 1 करके। इस प्यूरिफिकेशन में तांगसंग देखता है कि जितना ज्यादा कल्टीवेशन लो होता है उतना ही प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्मूथ चलता जाता है, जबकि इन सभी का ब्लड लाइन इंप्रूव हो चुका है। इन सभी को तांगसंग केव में जाकर वापस से कल्टीवेट करने को कहता है। ये सुनकर ये गर्ल्स भी वापस चली जाती है। इधर तांगसंग अब अपने रैलिक्स को रख लेता है और ये अभी एक नीडल को अपने हाथ में रखे हुए है और इसे ये अपने फिंगर में प्रेस करता है जिससे इसका ब्लड भी निकलता है। इसे तांगसंग काफी अच्छा फील करता है। जैसा कि ऑक्शन में कहा गया था ये नर्व्स में एनर्जी के फ्लो को काफी अच्छा कर सकता है। तांगसंग सोचता है कि क्या इससे ये अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को भी कल्टीवेट कर सकता है क्या। तांगसंग को पता है कि शुआनटियानगोंग के प्रैक्टिस के लिए ह्यूमन बॉडी में कुछ मेरिडियन पॉइंट होते हैं जिसे ये एक्वा पॉइंट भी कहता है और इसे नीडल से भी ओपन किया जा सकता है। अगर किसी का एक्टिवेट ना हो तो फिर इससे एनर्जी का फ्लो भी काफी अच्छा हो सकता है, जिससे शुआनटियानगोंग का प्रैक्टिस भी काफी अच्छा हो
जाता है। तांग संग सोचता है कि जब ये अपने स्पिरिचुअल पावर को कल्टिवेट करेगा तो फिर ये अपने एक्वा पॉइंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर इसे फुली ओपन करने का ट्राई करेगा, जिससे इसके बॉडी में एनर्जी पहले से काफी अच्छे तरीके से इंटर भी कर सकेगा। अब रात भर बैठ कर ये अपने एक्वा पॉइंट पे काम करता है। इससे तांग संग एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी पहले से काफी अच्छा हो जाता है। इससे तांग संग को काफी बेनिफिट होता है और ये अपने डिवाइन पावर को पहले से काफी अच्छे से यूज भी कर सकता है और ये अपने कल्टिवेशन को सप्रेस भी कर सकता है, मतलब कि ये अपने पावर को पहले से और भी ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट डे अब ये फॉक्स गर्ल के बॉडी को भी चेक करता है कि इन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा ब्लड प्यूरिफिकेशन से। अब तांग संग यहाँ पे सभी का गुड बाय बोलकर वापस से एंसेस्टर कोर्ट जाने लगता है। ये फ्लाई करते हुए निकलता है। वहाँ पे भी आइस क्लैन की आइस गर्ल इसका वेट कर रही है और उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ये वो बिंग का भी हेल्प कर सकता है। वो बिंग के कल्टिवेशन में तांग संग को अपना पावर और साथ ही अपने फ्रेंड्स का पावर को भी काफी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि ये जानता है कि ज्यादा समय नहीं बचा है। जिंगफिंग डीमन एम्परर भी ये कैरी सिटी में जरूर ही आने वाला है और जब ऐसा होगा फिर इसे रोकने के लिए कोई तो चाहिए यहाँ पे। और एक डीमन एम्परर को डराया भी तो नहीं जा सकता है आसानी से। एंसेस्ट्रल कोर्ट जाते हुए तांग संग काफी थिंग्स के बारे में सोचता है। ये 2 अपने टोकन को मी गोंजी को दे चुका है। एक शॉर्ट सेंड का टोकन ये लायन मॉन्स्टर को दे चुका है, तो फिर इसके पास में भी कोई भी टोकन नहीं है कि ये एंसेस्ट्रल कोर्ट में किसी को कुछ दिखा भी सके, तो फिर इसे काफी केयरफुल रहना होगा। वापस सिटी में आने के बाद ये अब रेस्ट करने नहीं जाता। ये मेयर को कांटेक्ट करता है। तांग संग की आवाज को सुनकर मेयर भी कहते हैं तुम फाइनली आ गए। तुम्हारे जाने के बाद से वहाँ पे फॉक्स क्लैन तुम्हें सर्च कर रहे थे सभी जगह पे। हालांकि लिंक्सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफी पावरफुल है, इन्होंने तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवेल होने नहीं दिया। ये कहते हैं रेड फॉक्स के लिए उनका ट्रेजर काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्हें काफी पैसे मिले हैं मगर इन्हें लॉस भी काफी ज्यादा हुआ है। तांग संग से पूछता है कि इसका जाने के बाद से ऑक्शन में क्या हुआ था। इस पे मेयर कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद डिवाइन ऑब्जेक्ट का ऑक्शन स्टार्ट हुआ। उसमें काफी गुड आइटम्स भी आए थे मगर मेन जो था वो एक ऐसा आइटम था जिसे यूज करने पे अगर कोई अपने बच्चे को जन्म देता है फिर वो जन्म पे ही एक गॉड लेवल पे जा सकता है। इस आइटम के अलावा एक डिवाइन वेपन भी वहाँ पे आया था जो कि पहले एक ग्रेट डीमन एम्परर के पास में हुआ करता था, एक तरह का शील्ड। तांग संग अब अपने टीम के बारे में पूछता है। इस पे मेयर कहते हैं वो अभी भी अपने कल्टिवेशन को जारी रखे हुए हैं माउंटेन्स पे। तांग संग कहता है सभी को कह देने के लिए कि आज रात हम बात करने वाले हैं, मीटिंग के लिए सभी को कह देने के लिए। अब तांग संग इसी होटल में ही दूसरे रूम में जाता है जहाँ पे आइस गर्ल भी रुकी हुई है। ये अभी भी अपने मैक्स को पहने हुए है और ये इनके पास में आ जाता है। इसे मिलने के बाद तांग संग इसे ग्रीट करता है और कहता है मैंने अब तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैं सूरा हूँ और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। आइस गर्ल कहती है मेरा नाम हुआन बिंग है। तांग संग जानता है कि हुआन बिंग एक नोबल पर्सन है और इसके क्लैन में 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये पैसे नहीं बना सकते हैं, मतलब कि ये गरीब है, और दूसरा प्रॉब्लम इनके क्लैन में इनके ऑफ स्पिन को लेकर है। इस पे आइस गर्ल सर हिलाती है। तांग संग कहता है इससे पहले कि मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूं मुझे तुम्हारे क्लैन के बारे में जानना है, जैसे कि तुम्हारे क्लैन में कितने टाइप्स हैं और इनका कंडीशन क्या है, इन्हें क्या प्रॉब्लम होता है और क्यों नहीं इन्हें बच्चा हो रहा है। ये सुनकर आइस गर्ल गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें हमारे आइस क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है। इस पे तांग संग कहता है मैंने अब तक तुम्हें काफी रिस्पेक्ट पे किया है और बात करने के लिए मैंने 5000 एलिमेंटल कॉइन को भी जमा किया है तुम्हारे पास में। तांग संग कहता है मैं आइस क्लैन का हेल्प इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक ह्यूमन फ्रेंड है जो कि तुम्हारे ब्लड लाइन को कैरी करता है। ये सुनकर हुआन बिंग भी काफी सीरियस हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरे क्लैन में सिर्फ वुमेन ही है और हमारा क्लैन कैसे कोई ह्यूमन के साथ में हो भी सकता है। ये सुनकर तांग संग भी समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहती है। मॉन्स्टर रेस में कोई भी फीमेल मॉन्स्टर ह्यूमन मेल के साथ में फिजिकल रिलेशन को क्रिएट नहीं करती जिससे एक फीमेल मॉन्स्टर एक ह्यूमन बेबी को जन्म भी दे सके, लेकिन मॉन्स्टर रेस में मेल मॉन्स्टर ये ह्यूमन वुमेन के साथ में सोते हैं और इनके बच्चे भी होते हैं। इस तरह का कुछ रूल्स इस वर्ल्ड में चलता है। तांग संग कहता है मेरा ह्यूमन फ्रेंड अभी ये माउंटेन ट्रेनिंग कर रहा है, शाम में आप उसे मिल सकोगे जब वो आ जाता है। तो फिर तांग संग इसे कहता है मैंने जो पैसे दिया है इसका यूज कर आप अभी अपने क्लैन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। फिलहाल के लिए ये काम कर सकता है, आगे भी मैं आपका हेल्प कर दूंगा पैसों के मामले में। ये सुनकर अभी ये अपने क्लैन के बारे में इसे बताना स्टार्ट करती है। इनके क्लैन में सिर्फ वुमेन ही जन्म लेती हैं, ऐसा क्यों है ये भी नहीं जानती हैं। ये कहती हैं इनके डिवाइन सेंसेस के कारण से ये प्रेग्नेंट हो जाती है और इनके प्रेगनेंसी में 100 ईयर का समय लग जाता है। ये सुनकर तांग संग भी काफी सरप्राइज होता है कि एक बेबी को जन्म होने में 100 साल लग जाते हैं। ये कहती हैं ये अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हैं मगर इसके लिए काफी सारे रिसोर्सेस लग जाता है और इसके लिए इनके पास में पैसे भी नहीं है कि ये इस प्रोसेस को जारी भी रख सके। इन्हें प्रेग्नेंट होने के लिए काफी लाइफ एनर्जी वाला प्लेस चाहिए होता है। एंसेस्टर कोर्ट के जैसा तो जगह मिल पाना भी काफी प्रॉब्लम की बात है और ये काफी दूर में भी रहती हैं। ये नॉर्थन पार्ट में रहती हैं, वहाँ पे ठंड काफी ज्यादा होता है और आइस एलिमेंट भी वहाँ पे काफी अच्छा है, इसलिए ये वहाँ पे रहती हैं। तांग संग अब इनके प्रॉब्लम को समझ जाता है और पूछता है तो फिर अगर आपके क्लैन में किसी को बच्चे को जन्म देना है फिर उसे गॉड लेवल पे जाना होगा और जब वो गॉड लेवल पे चली जाएगी फिर वो उस टाइम पे नेचर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर खुद ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं, राइट। इस पे यहाँ
कहती है। जबकि इनके क्लैन में गॉड लेवल पावर हाउस काफी कम है और साथ ही इनके जगह पे ज्यादा लाइफ एनर्जी नहीं है, तो फिर ये एक काफी बिग प्रॉब्लम बन चुका है इनके लिए। तांग संग अपने मेंटल पावर से एक बैरियर को लगा देता है और इनसे कहता है काफी टाइम पहले आपके क्लैन में सब कुछ ठीक चल रहा था, आपके क्लैन में फीमेल मेंबर ये गॉड लेवल पे भी चली जाती थी और ये अपने बच्चे को जन्म भी दे पाती थी और आपका क्लैन जहाँ पे है वहाँ पर नेचुरल एनर्जी भी काफी ज्यादा हुआ करता था, मगर अब नहीं है, अब वहाँ पे एनर्जी का कमी हो चुका है। तांग संग कहता है इसका रीजन है कि वर्ल्ड का लक एनर्जी और दूसरे एनर्जी इस वर्ल्ड के सेंटर में गैदर हो रहे हैं, जबकि आपका क्लैन सेंटर वर्ल्ड से काफी दूर में है, तो फिर वहाँ पे एनर्जी भी काफी कम हो चुका है। आइस क्लैन ये कोई भी मेजर सिटी में नहीं रहती है। एंसेस्टर कोड के अलावा भी काफी मेजर सिटीज में काफी एनर्जी गैदर होता है, जैसे कि कैरी सिटी में, लेकिन ये एंसेस्टर कोड से काफी कम है। मगर आइस क्लैन की जगह पे ये एनर्जी भी काफी कम है। तांग संग कहता है एंसेस्टर कोड यहाँ पे लक एनर्जी को पूरे वर्ल्ड से ही खींच कर गैदर करते हैं, जिसके कारण से वर्ल्ड में लक एनर्जी का काफी कमी हो चुका है। लक एनर्जी नहीं होने के कारण से दूसरे एनर्जी भी एयर में काफी कम हो चुके हैं इस वर्ल्ड में। सिर्फ यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी को फील भी किया जा सकता है। ये सुनकर हुआन मिंग समझ जाती है। ये कहती है तुम्हारा मतलब है कि एंसेस्टर कोड ने हमारी रिसोर्सेज को खींच लिया है। इस पे ये काफी भड़क जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है कि एयर से एनर्जी कम हो गया हो, और ये जानने लगती है। तांग संग ने रोकने का ट्राई करता है। ये कहती है अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो फिर मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तांग संग ने शांत होने को कहता है और कहता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगी। ये कहती है फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं अपने क्लैन को मरने के लिए छोड़ दूं। इस पे तांग संग कहता है मैं यहाँ पे हूँ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये इनसे पूछता है कि अभी आपके क्लैन में कितनी वुमेन है। इस पे ये कहती है 1000 के करीब में होगी। ये सुनकर तांग संग भी सोचता है जो क्लैन पहले टॉप पे हुआ करता था अब ये खत्म होने के कगार पे है। ये अच्छा बात नहीं है इनके लिए। ये नॉर्थ एरिया को छोड़कर सिटी में आकर रह भी नहीं सकती है। इससे इनका वाइटैलिटी काफी ज्यादा कम हो जाता है। ये थर्ड प्लेस पे ही रह पाती है, तभी इनका वाइटैलिटी भी स्ट्रॉन्ग बना रहता है। तांग संग अब थोड़ा सोचने के बाद ये कहता है कि आप सिर्फ लाइफ एनर्जी से काम नहीं चला सकती क्या। इस पे ये कहती है हाँ, नॉर्थ पार्ट में हमारे क्लैन में वहाँ पे आइस एलिमेंट एयर में काफी है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें ज्यादा लाइफ एनर्जी ही चाहिए होता है जिससे हमारे क्लैन की फीमेल से बच्चों को जन्म भी दे सके। तांग संग फिर कहता है तो फिर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तांग संग कहता है आप सभी नॉर्थ एरिया को छोड़ नहीं सकती हो, मैं वहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस है टेलीपोर्टेशन सर्कल को लगा दूंगा और वहाँ से आप आसानी से एक ऐसी जगह पे आ सकती हो जहाँ पे लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा होता है। ये सुनकर ये सोचती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस पे तांग संग इन्हें एक टेलीपोर्टेशन प्लेट को निकाल कर दिखाता है और जब ये ट्राई करती है फिर इन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये हो सकता है और ये कहती है क्या इतना लॉन्ग डिस्टेंस से टेलीपोर्टेशन पॉसिबल भी है। इस पर तांग संग कहता है एक फॉर्मेशन मास्टर है जो इसे बना सकते हैं और वो एक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को रेडी भी करने वाले हैं, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ इस बारे में। इसमें काफी ज्यादा टाइम और काफी मटेरियल लगने वाला है। हुआंग मिंग कहती है ये तो ठीक है, मगर हमारे बच्चों के प्रॉब्लम के बारे में क्या। इस पर तांग संग कहता है मेरे पास एक सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो फिर मैं बताऊंगा। इस पे ये कहती है ठीक है बोलो। तांग संग कहता है हम ह्यूमंस में बच्चे 9 महीने में हो जाते हैं। आइस क्लैन में सभी वुमेन्स का बॉडी एक ह्यूमन बीइंग के जैसा है। ये कहता है अगर हो सके तो फिर ह्यूमन के साथ में मिलकर बच्चे करे तो फिर ज्यादा फास्ट हो सकता है। ये 1 साल में एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये सुनकर अभी ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम ह्यूमन स्लेव हो इस वर्ल्ड में और चाहते हो कि हम आइस वुमेन तुम्हारे साथ में सेक्स करें और बच्चे को जन्म दे। नहीं हो सकता है ये। इस पर तांग संग कहता है मेरा एक फ्रेंड इस तरह से ही जन्म लिया है। हाँ मैं मानता हूँ कि उसमें प्योर ब्लड नहीं होगा, मगर मैंने आपके आइस थ्रोन को देखा है। इससे ब्लड को प्यूरिफाई किया जा सकता है और जब वो गॉड लेवल पर चला जाएगा फिर वो आपके क्लैन में कोई भी फीमेल वुमेन से शादी कर सकता है। कोई भी फीमेल वुमेन से डिफरेंट नहीं होगा। वो बाद में आपके क्लैन में शादी भी कर सकता है और आपके क्लैन में ये साइकिल धीरे धीरे चलता चला जाएगा और ये फास्टर भी होता जाएगा, जिससे आपके क्लैन का नंबर भी इंक्रीज करता जाएगा। तांग संग कहता है अगर आप अपने प्लान पे चलकर अपने आइस थ्रोन को सेल कर काफी पैसे को कमा भी लेती तो भी कुछ नहीं हो पाता। वो पैसे एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता और आने वाले समय में आपके क्लैन में कोई भी बचने वाला नहीं होगा। ये कहता है आइस थ्रोन ये काफी अच्छा ट्रेजर है, मैं लालची नहीं हूँ उसके लिए, मैं बस आइस क्लैन से फ्रेंडशिप चाहता हूँ। हुआन मिंग कहती है तुम्हारा आइडिया अनरियलिस्टिक है, अगर कोई और होता तो फिर वो अब तक मारा जा चुका होता। ये नहीं हो सकता है। तांग संग कहता है आज ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड में एक स्लेव से कम नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि अगर हम हार्ड वर्क करें तो फिर हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और हम इस वर्ल्ड में अपने जगह को हासिल कर सकते हैं। हुआन मिंग कहती है ठीक है मुझे तुम्हारे फ्रेंड से मिलने दो, मैं उसके आइस स्पीड चेंज को देखना चाहती हूँ। तांग संग कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में वो आ जाएगा अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके, तब आप उनसे मिल सकती हो। तांग संग सोचता है कि जबकि ये लाइका क्लैन के फ्रेंडशिप को हासिल कर लिया है और अब बिग कैट लायन क्लैन में आ गया है, अगर ये वहाँ पर सही से डेवलप करता है फिर ये फ्यूचर में लायन क्लैन को भी मैनेज कर सकेगा और साथ ही आइस क्लैन के फ्रेंडशिप से इसका सपोर्ट भी काफी इंक्रीज कर सकेगा। अगर आइस क्लैन ह्यूमन से शादी के लिए मान जाती है फिर आने वाले 5 से 10 साल में आइस क्लैन को एक तरह से ह्यूमन क्लैन भी कहा जा सकता है। तांग संग अब आइस गर्ल को कहता है ठीक है मैं जाता हूँ रेस्ट करने के लिए, काफी लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई करके आया हूँ तो मैं काफी थक चुका हूँ।
जब मेरा फ्रेंड आ जाता है फिर मैं उसे लेकर यहाँ पे आ जाऊंगा। इस पे ये कहती है ठीक है। तांग संग अपने रूम में आ जाता है और ये अपने ट्रेनिंग रूम में बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। मेडिटेट करते हुए अब टाइम बीतता जाता है और अब शाम हो चुका है। तांग संग अपने रूम से बाहर आता है और ये अपने फ्रेंड्स के रूम की ओर जाता है जो कि वीआईपी रूम में रुके हुए हैं। यहाँ पे आते ही दुबई कहता है मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, क्या कर रहे हो? इस पे तांग संग कहता है सिस्टर चैंगजी, इस बार जब हम वापस कैरी सिटी जाएंगे फिर मैं तुम्हारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सकता हूँ और साथ ही S5 का भी। ये सुनकर दुबई कहता है तो फिर मेरे बारे में क्या? स्काई फॉक्स का ब्लड लाइन मिला तुम्हें ऑक्शन में? तांग संग कहता है ये कैसे हो सकता है, इस तरह का थिंग यूं ही ऑक्शन में तो नहीं आ जाता। S5 कहता है तुमने अभी कुछ दिन पहले ही लेवल अप किया है और तुम फिर से करना चाहते हो, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम्हें दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तांग संग कहता है मैं और टीचर दोनों ही इस बार ऑक्शन में पार्ट लिए थे और काफी गुड थिंग्स को भी हासिल किए हैं। इस बार जब हम सभी गोल्डन वैली लौट चलेंगे फिर सभी को इन आइटम्स के बारे में पता चलेगा। ये सुनकर दूसरे भी खुश होते हैं। वो भी जानता है कि ये अपने ब्लड लाइन के कंसंट्रेशन से 9th ईयर पे जा सकता है मगर ये 9th ईयर के पीक पे नहीं जा सकेगा, इसका ब्लड लाइन भी उतना अच्छा नहीं है। तांग संग भी जानता है कि अगर ये फ्यूचर में एक गॉड लेवल पे जाना चाहता है फिर इसे इस वर्ल्ड में प्लेन ऑफ लॉर्ड से परमिशन लेना होगा, नहीं तो फिर इसे पावरफुल सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, जैसा कि क्रिस्टल डीमन एम्परर ने कहा भी था। S5 इधर ये काफी टाइम से क्रिस्टल माउंटेन पे ट्रेनिंग कर रहा है मगर ये अभी भी माउंटेन के ऊपर में चढ़ नहीं सका है। ये 1-on-1 फाइट में जीत पाता है लेकिन ये 3-on-1 फाइट में हार जाता है। वहाँ पे तांग संग कहता है क्रिस्टल माउंटेन काफी सही जगह है ट्रेनिंग करने के लिए, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि वहीं पे जाकर ट्रेनिंग करने के लिए। तांग संग अब मेयर से पूछता है इन्होंने क्या बाद में ऑक्शन में कुछ खरीदा था? इस पे ये कहते हैं लास्ट में जो भी आइटम आया था वो एलिमेंटल कॉइन में ट्रेड नहीं हो रहा था, वो जिन कॉइन में ट्रेड हो रहा था जो कि एक प्रॉपर गोल्ड कॉइन है, तो ये तो खरीद भी नहीं सकते हैं और ये काफी हाई लेवल करेंसी होता है इस वर्ल्ड में। अभी होटल भी काफी लाइवली दिख रहा है। मेयर कहते हैं एंसेस्टर कोर्ट अपने सक्सेसर को चूज करना चाहते हैं और इसके लिए एक तरह का कंपटीशन को रखते हैं और ये हर 3 साल में होता है। जो भी इसमें टॉप 3 में आते हैं इन्हें काफी रिवॉर्ड भी मिलता है और ये सभी रेस के लिए ओपन भी है। जो टॉप 10 में आते हैं इन्हें टोकन दिया जाता है। जो इस कंपटीशन को जीत जाता है कहा जाता है कि वो फ्यूचर में एक एम्परर भी बन सकता है। इसमें पार्ट लेने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट को पे करना होता है। तांग संग कहता है अगर इसमें लाइगर क्लाइंट पार्ट लेते हैं फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये टॉप पे राइस भी कर सकते हैं, जबकि इनके पास में फर्स्ट क्लास का ब्लड लाइन है। तो फिर अगर ऐसा हो जाता है फिर इससे तांग संग को भी काफी सपोर्ट मिलेगा और ये बिग कैट को सेंड करने का सोच भी रहा है। इसमें तांग संग मेयर को इसके बारे में और पता करने को कहता है। तांग संग ने लाइगर क्लाइंट के ब्लड लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और ये लाइगर क्लाइंट को ह्यूमंस के पर्पस के लिए यूज भी करना चाहता है। तांग संग जानता है कि लाइगर के पास में टाइगर और लायन इन दोनों क्लैन का ब्लड लाइन है। एक बार लाइगर क्लैन प्रूव कर दे कि ये काफी सुपीरियर हैं और अगर इन्हें लायन और टाइगर क्लैन में से कोई भी सपोर्ट करे तो फिर ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है और ये समझकर मेयर भी काफी सरप्राइज होते हैं इसके बेनिफिट के बारे में सोचकर। अगर मैनकाइंड को ग्रो करना है और ये अपना जगह बनाना चाहते हैं इस वर्ल्ड में तो फिर ये इम्पॉसिबल है। सभी मॉन्स्टर रेस के अगेंस्ट में खड़ा होना, कुछ का तो सपोर्ट होना ही चाहिए और यही थिंग को तांग संग भी क्रिएट करना चाहता है। मेयर कहते हैं हाँ ये तरीका सही है, ये तरीका ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करना चाहते हैं और इस कारण से ही ऑर्गेनाइजेशन मेई गोंजी को काफी वैल्यू भी देती है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये फ्यूचर में पिकॉक क्लैन की हेड भी बने। हालांकि इसमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना भी पड़ेगा जबकि ये ह्यूमन है तो फिर, मगर लाइगर क्लैन ये डिफरेंट है, ये सभी मॉन्स्टर है, इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार अगर लाइगर क्लैन प्रूव कर देता है कि ये ओरिजिनल टाइगर और लायन से बेटर है तो फिर सिचुएशन काफी चेंज हो सकता है। तांग संग कहता है देखते हैं कि इस प्लान से हम कहां तक जा सकते हैं। अगर ये प्लान काम नहीं करेगा फिर भी हमारे पास लाइगर क्लैन का फ्रेंडशिप तो रहेगा। तांग संग कहता है अभी हम एक और रेस का सपोर्ट गेन करने का ट्राई कर रहे हैं। येसुंग का मेयर कहते हैं कौन है वो? इस पर तांग संग कहता है ये स्मॉल रेस है और ये खत्म होने वाले हैं, ये रेस है वो विंग से रिलेटेड है। येसुंग का वो विंग भी कहता है ये मुझसे रिलेटेड है। तांग संग अभी ने आइस क्लैन के बारे में सब कुछ बताता है और वो विंग को कहता है तुम्हारे फादर आइस क्लैन से नहीं है बल्कि तुम्हारी मदर आइस क्लैन से थी। ये बात वो विंग को भी नहीं पता है। वो विंग काफी सोचता है ये एक अनाथ था जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने सेव भी किया था। तांग संग कहता है कि आइस क्लैन के चीफ है अभी भी दूसरे रूम में वेट कर रही है, वो विंग को वो देखना चाहती है और ये कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आइस क्लैन में फीमेल हमारे मैनकाइंड में ह्यूमन से शादी कर सके और बच्चे को जन्म दे सके, इससे हमारे ह्यूमंस को एक न्यू क्लैन मिल भी सकता है। ये सुनकर मेयर और भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। इस प्लान को सुनकर तांग संग कहता है लाइगर के साथ हमारा फ्रेंडशिप काफी अच्छा है मगर हम ह्यूमंस उनके साथ में शादी वगैरह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस क्लैन के साथ में ऐसा नहीं है। मेयर तुरंत ही कहते हैं अगर वो वेट कर रही है फिर जल्दी जाओ, कहो तो मैं भी साथ चलता हूँ। ये सुनकर चैंगजी कहती है नहीं ये नहीं जाने वाला है, ये वो विंग को जाने नहीं देना चाहती है। तांग संग समझ जाता है कि ये क्यों चिंता कर रही है। ये चिंता कर रही होती कि कहीं अगर वो विंग आइस क्लैन में जाता है फिर वहाँ पे ये किसी फीमेल से शादी कर लेगा। तांग
तांग संग से एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अगर शादी होगा भी तो वो वू विंग का नहीं होने वाला है। इधर दू भाई S5 को कहता है ये दोनों लव में है, तुम्हें पता है। ये बात चैंग जी सुन लेती है और ये दू भाई को कहती है किसने कहा कि मैं लव में हूँ। दू भाई कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। इधर तांग संग और वू विंग आगे जा रहे हैं। वू विंग कहता है मैंने काफी टाइम पहले ही खुद से प्रॉमिस किया था जब तक मैं एक गॉड लेवल पे नहीं चला जाता मैं कभी भी अपना फैमिली नहीं बनाऊंगा। तांग संग कहता है अच्छा है, मगर याद रहे अगर गॉड लेवल पे जाना है फिर ये आइस क्लैन तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। ये दोनों अब आइस क्लैन के रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वू विंग के पास में हुआंग विंग बैठ जाती है और ये वू विंग के बॉडी को टच कर इसके ब्लड को फील कर रही है। ये फील कर वू विंग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हुआंग विंग कहती है इसका ब्लड लाइन तो नॉर्मल है, अगर इसका ट्रेनिंग अच्छा रहा और अगर इसका ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया जाए तो फिर ये गॉड लेवल पे भी जा सकता है। वू विंग कहता है चीफ अगर आप मेरी मदर को फाइंड कर सकी तो फिर मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। इस पे ये कहती है तुम्हें पता है कि एक दूसरे रेस के साथ में अगर हमारे रेस में कोई शादी करे तो फिर इसका पनिशमेंट क्या होता है। हुआन विंग अब तांग संग की ओर देखती है और कहती है तुमने जो भी कहा अब तक वो सच था, मगर ये मैटर काफी इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हें इसका आंसर अभी नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें वेट करना होगा। हुआन विंग कहती है वो विंग मेरे साथ में चलने वाला है, जबकि हमारे क्लैन के ब्लड को कैरी करता है तो फिर इसे हमारे साथ में हमारे क्लैन में जाना होगा। इस पे तांग संग कहता है नहीं ये मेरा बिग ब्रदर है और अगर ये तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लैन में जाता है फिर ये बचेगा या नहीं बचेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये कहती है इसने हमारे क्लैन के रूल को ब्रेक किया है, ये नहीं बच सकता है। हुआन विंग वू विंग को अपने साथ में लेकर जाना चाहती है अपने क्लैन में काफी रीजन से। एक तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि इस जैसा ह्यूमन जो कि इनके ब्लड को कैरी करता है इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या क्या हो सकता है, लेकिन तांग संग मना कर रहा है। ये भी जानता है कि इसके साथ में वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हुआन विंग कहती है तुम एक गॉड लेवल के फाइटर नहीं हो, तुम मुझे रोक नहीं सकोगे, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकोगे। इस पर तांग संग कहता है ठीक है फाइट करके देख लेते हैं, लेकिन इस फाइट में यहाँ पे आइस थ्रोन का यूज नहीं कर सकती हो। अगर मैं इस फाइट को जीतता हूँ तो फिर मैंने जो कंडीशन पहले कहा था उसको आपको मानना होगा, अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर आप इसे लेकर जा सकती हो। तांग संग अब तक किसी भी गॉड लेवल के बंदे से फाइट नहीं किया है, एक बार ये एक डार्क प्रो के साथ में फाइट किया था और उस टाइम पे इसे अपना डिवाइन एसेंस को यूज करना पड़ गया था। हुआंग विंग कहती है मैं तुम्हें किल नहीं करना चाहती हूँ। इस पर तांग संग कहता है अगर मैं अपने पावर को प्रूव नहीं करता फिर फ्यूचर में हम दोनों के बीच कॉपरेशन में काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो अच्छा होगा कि पहले इसे ही खत्म कर लेते हैं। हुआंग विंग कहती है ठीक है फिर जैसा कि तुमने कंडीशन रखा है, अगर मैं जीत जाती हूँ फिर मैं इसे लेकर चली जाऊंगी और अगर मैं हार जाती हूँ फिर मैं कॉपरेशन करने का पूरा ट्राई करूंगी। तांग संग जानता है कि पावर काफी इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड में, अगर कोई वीक है तो फिर ये अपने बात को दूसरे से मनवा नहीं सकता है। लाइगर क्लैन इसके आगे इसलिए सबमिट कर दिया क्योंकि तांग संग ने बिग कैट को डिफीट किया था और उनके क्लैन का काफी हेल्प भी किया है। यहाँ पे भी पहले तांग संग को अपने पावर को प्रूव करना होगा। तांग संग कहता है अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें एक और काम करना होगा, तुम्हें आइस थ्रोन का यूज कर वो विंग के ब्लड को प्यूरिफाई करना होगा ताकि आगे कल्टीवेट भी कर सके। इधर हुआंग विंग ये सोच रही होती है कि क्या सच में तांग संग इसे डिफीट कर सकता है, ये पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, ये एक गॉड लेवल पे है और ये भी तांग संग के साथ में कॉपरेट करना चाहती है क्योंकि जो तांग संग ने इसे कहा था इससे ये काफी इंप्रेस भी हुई है और ये वो विंग को अपने साथ ले जाकर अपने आइस क्लैन के फीमेल मेंबर से शादी करवाना चाहती है और इन दोनों के बच्चों को करवाना चाहती है जिससे इसके क्लैन में मेंबर भी इंक्रीज करे। मगर ये भूल गई कि जबरदस्ती से कुछ भी होने वाला नहीं है, वो विंग तांग संग के साथ में काफी टाइम से है, तो फिर ये इस पे विश्वास करता है और ये सोचता है कि क्या इसे ये जाकर टीचर को ये बात को बता देना चाहिए अभी जो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन तांग संग इसे कहता है ऐसा नहीं करने को और कहता है मैं अभी भी गॉड लेवल पे गए हैं और हुआंग विंग ये काफी टाइम से है, तो फिर इन दोनों में काफी डिफरेंस भी है और तांग संग इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना चाहता है और ये खुद के पावर को प्रूव करना चाहता है, नहीं तो हुआंग विंग के सामने हमेशा ही तांग संग एक वीक इमेज ही बनकर रह जाएगा। तांग संग इसे खुद ही हैंडल करना चाहता है। वो विंग की मदर अगर इन्होंने वो विंग को जन्म दिया है फिर वो एक गॉड लेवल के फाइटर ही होगी और वो आइस क्लैन में एक एल्डर के पोजीशन पे हो सकती है, यानी कि वो अभी भी जिंदा हो सकती है और इस बात को हुआंग विंग भी ये जानती है। हुआंग विंग ये गॉड लेवल की फाइटर है और साथ ही आइस क्लैन के चीफ भी है। अगर ये इस फाइट को तांग संग के साथ में हार जाती है फिर इसका रेपुटेशन भी काफी डैमेज हो सकता है। ये लोग अभी यहाँ पे इस जगह पे फाइट नहीं करने वाले हैं। इस फाइट में तांग संग का काफी एबिलिटी भी बाहर आ सकता है और ये गॉड लेवल के फाइटर से फाइट करने वाला है। एंसेस्ट्रल कोर्ट में फाइट करना यानी कि दूसरे को इनवाइट करना, कोई भी इनके फाइट को फील कर यहाँ पे आ सकता है और वैसे भी यहाँ पे फाइट करना मना भी है। ये भी फाइट के लिए कहीं और जा रहे होते हैं, एंसेस्ट्रल कोर्ट के बाहर जाएंगे। ये पास में एक माउंटेन है, वहाँ पे ये फाइट करने वाले हैं और इस फाइट को वो विंग भी देखने वाला है। फाइट स्टार्ट होने से पहले तांग संग वो विंग को कहता है ब्रदर इस फाइट को तुम देखना, लेकिन जो भी यहाँ पे होगा इसे प्लीज दूसरों को मत बताना, इसे तुम्हें एक सीक्रेट ही रखना होगा। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, इसके आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।